हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज आपकी जो मुलाकात है हम करवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने जो बहुत ही अपनी जो लाइफ में सक्सेस पाई है। हरियाणा के एक सोनीपत के छोटे से गांव से निकलकर आज ये जाके बैठे हैं यूरोप के फिनलैंड में। फिनलैंड जिसको बोला जाता है हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इनकी जो जर्नी है लाइफ के बारे में हम पूछेंगे कि कैसे जो है हरियाणा के एक छोटे से सोनीपत के गांव से वहां जाके कैसे जो है रह रहे हैं और इनकी जो है लाइफ के बारे में जानेंगे। तो अमित भाई, आपका बहुत ही स्वागत है और बताइए कुछ अपने बारे में। Yeah, I would like to say thanks Pramjit for inviting me for your podcast. And yes, and all hi every one of your viewers from my side. And yeah, maybe I will say okay, moi from Finland. It's a Finnish word actually, where it is used like it is for hi, hello. Okay. इट्स इन फिनिश लैंग्वेज आई थिंक। Yes. अच्छा, तो फिनिश जो वहाँ की फिनलैंड की लैंग्वेज है। तो एक हरियाणा का छोरा गांव से और फिनलैंड कैसे पहुंचा, कुछ जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ। ये काफी थोड़ा सा गहरा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि उसका फिर मुझे शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। पर यह है कि आपके दर्शकों को यदि थोड़ा बहुत बताना चाहूँ कि एक गांव से पहुंच के आप कैसे कहाँ तक अपनी मतलब ड्रीम्स या जो भी आपका कोई भी ड्रीम था उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आई थिंक एक ही वर्ड में उसका आंसर दूंगा कि उसका आंसर एक ही है कि हंगर भूख होनी चाहिए। भूख होनी चाहिए अंदर, मतलब बाकी सारी चीजें इफ बट हाउ विल बी टेकन केयर ऑफ, वो सब हो जाता है धीरे धीरे। कई मतलब कि ये है कि 2 नंबर से भी जाते हैं हरियाणा पंजाब। बेसिकली वो जंगलों में घूमते रहते हैं, वो बॉर्डर को क्रॉस करते रहते हैं। वैसे तो नहीं गए आप कहीं? हाँ, मैंने ये काफी ये कॉन्सेप्ट सुना है, और इस कॉन्सेप्ट को शायद अपने देश में कबूतरबाजी बोलते हैं। कबूतरबाजी और वो बोलते शायद हैं भाई। हरियाणा में क्या हाँ, होता क्या कि वही किला बेच दिया और वही बच्चे को विदेश भेजना, और वो बहुत कई किले भी बिक जाते हैं और फिर वो वापस उनको आना पड़ता है। और काफी ये चलन भी देखने को मिल रहा है आजकल। हाँ, ये मेरे ख्याल में उसका ये है कि आप देखो, मैंने आपको बताया कि भूख होनी चाहिए, लेकिन मान लो आपके पास इतनी भूख है और भूख डेस्परेट में ना बदल जाए। क्योंकि जब भूख जब डेस्परेट में बदल जाती है तो आप किसी भी लेवल का रिस्क लेके आपकी लाइफ को आप चेंज करना चाहते हैं, वो मेरे हिसाब से एक अच्छा आइडिया नहीं है। क्योंकि आपकी एक रिस्क की जो एपेटाइट है उसका पता होना चाहिए, राइट। और दूसरी बात यह है कि यदि आपको ऐसा कुछ काम करना है कि डेस्परेट ना होने की बजाय अपनी क्वालिटीज को ग्रो करने में या फिर अपना अपनी एजुकेशन को बढ़ाने में यदि आप टाइम लगाएंगे तो आप सीधे रास्ते से भी। और चलो आपने कबूतरबाजी का तो एग्जांपल दिया ही है, मैंने तो ऐसा सुना है लोगों से वो करोड़ों रुपए खर्च करके भी अपने बच्चों को भेजते हैं। ना तो मैं कबूतरबाजी से यहाँ आया हूँ, ना मैं करोड़ों रुपए खर्च करके आया हूँ। मेरा 1 रुपया नहीं लगा यहाँ पे आने का, आप लोगों को मैं बताऊं, और मैं एकदम 0 रुपीज पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मेरी फ्लाइट का टिकट, मेरा 1 महीने का रहने का, या फिर मेरा यहाँ पे खाने पीने का, या जितनी भी सैलरी या उसके बाद मेरा बोनस वगैरह सब मैं एकदम कोई भी मेरा खर्चा नहीं हुआ। कि मतलब ये भी पॉसिबल है विद 0 इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज यू कैन रीच टू ए फॉरेन लैंड। यस, इट इज पॉसिबल। क्या फिर मतलब कि आपने क्वालिफिकेशन आपने क्या किया है जिसकी वजह से जो आपकी कंपनी ने आपको जो है फिनलैंड भेजा? क्वालिफिकेशन जैसे कि हर इंडिया में एक चलन चलता रहता है, तो हम भी उसी का हिस्सा थे। ये हर बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनवाना है या आईएएस अफसर बनवाना है, तो हम भी उसी दौड़ में चल पड़े। और अच्छी बात यह है कि गुड न्यूज इसमें यह है कि उस दौड़ में 90% लोग फेल हो जाते हैं, बट लकीली या परमात्मा की दया से मतलब हम उस 10% लोगों में पहुंच गए जो कि कामयाब थे। तो इंजीनियरिंग करने के बाद आई थिंक काफी कुछ रास्ते आपके खुल जाते हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्किल है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको मतलब हरियाणा में जॉब मिलेगी या इंडिया में जॉब मिलेगी। दिस वर्ल्ड इज योर होम नाउ, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, बिकॉज आपने एक स्किल को एक्वायर किया है, उसके हिसाब से आप कहीं पे भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं।
तो फिर जो है आपकी जो पहली जॉब कहाँ पे रही? पहली जॉब, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे ज्यादा आईटी का जो चलन है, जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर पैदा करने की जमीन माना जाता है अब माना जाता है। आफ्टर, हम्म। अब माना जाता है। और शायद ये सिलिकॉन वैली जो अमेरिका में एक जगह है, उसके बाद दूसरे नंबर पे विश्व में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे बेंगलोर का ही नंबर आता है। बेंगलोर का ही माना। तो तो आपने मैंने अपनी अपनी जर्नी इंजीनियरिंग बेंगलोर से करी, शुरू की। इंजीनियरिंग करी और आप फिर पहुंच गए बेंगलोर, और वहां से जो फिर आपने अपनी जो है स्ट्रगल किया, और कंपनियां फिर तो आप बदलते गए होंगे। हाँ, कंपनी कंपनी का तो चलो ये थोड़ी सी पर्सनल लेवल पे बातें हो जाती हैं, बट मेन बात यहाँ पे समझने की ये है कि जब आपको आपकी वर्थ वैल्यू समझ में आ जाए, हम्म। और उसका राइट कि हाँ ठीक है, मेरे पास एक वैल्यू है, उस चीज का मुझे बदले में रिटर्न में क्या सैलरी या क्या ग्रोथ या क्या मिल सकता है, तो उसके बाद वो जर्नी चलती रहती है। तो ठीक है, तो अब आप पहुंच गए हो, आप फिनलैंड में सेटल हो गए हो, ये तो बढ़िया है। अब थोड़ा वहाँ के बारे में बताइए आप, मतलब कि वेदर कैसा है फिनलैंड का? हमारे जैसे वेदर जैसे पता नहीं, इंडिया मैं अपनी में। अपनी स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा कि नहीं, मैं आप लोगों को यहाँ पे टेम्परेचर दिखा सकता हूँ। चलो आप वैसे ही बता दो, हम मान लेंगे। कितना मतलब क्या रहता है? आपने जैसे कि एक शर्ट ही पहनी हुई है, आई थिंक इससे ज्यादा सर्दी तो मुझे लग रही है यहाँ हरियाणा में। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है एक्चुअली, क्योंकि आपको मैं बाहर का टेम्परेचर बताऊं तो -2 डिग्री है फिलहाल, -2 जब भी डिग्री बैठा हूँ। पर आप अंदर यस। में शर्ट शर्ट के अंदर बैठे हुए। हाँ, ये एक कमाल की बात है कि जब -20 डिग्री टेम्परेचर भी होगा फिनलैंड में, उस टाइम पे भी आप यदि मेरे से बात करेंगे तो मैं एक टी शर्ट या एक शर्ट में मिलूंगा। हम्म। क्योंकि यहाँ के घरों की क्वालिटी जो है वो इंसुलेटेड घर होते हैं एक्चुअली, क्योंकि इंसुलेटेड। बाहर की चीजें अंदर नहीं आ सकती, बाहर की हवा, उसका टेम्परेचर आपके घर में नहीं घुस सकता, तो इनका डिजाइन घरों का ऐसा किया जाता है। तो मतलब कि जैसे तो इस यहाँ पर एसी लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है, घर ही ऐसे बनाए जाते हैं कि ठंडा लगे, कुछ ऐसे? देखो, बेसिकली दो कॉन्सेप्ट हैं जो मेरे को समझ में आए हैं। हो हम्म। सकता है मैं गलत हूँ, बट जितना मैं समझ पाया हूँ मेरे जिस ड्यूरेशन में, तो वही बता पाऊंगा आप लोगों को। पहली चीज तो ये इंसुलेशन, जैसे मैंने बताया कि जो घर होते हैं इंसुलेटेड होते हैं, और इंसुलेशन का मतलब है वो एकदम सील्ड पैक घर होते हैं। हम्म। दूसरी बात यह है, इनके घरों में हीटर होते हैं, और वो हीटर जो है वो सेंट्रलाइज लोकेशन पे पूरी कंट्री का कंट्रोल होता है, या किसी एक सिटी का कंट्रोल होता है। हम्म। और उसके पैरामीटर ये हैं कि यदि आपका टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे गिरता है, तो आपके घर का टेम्परेचर उनको 20 डिग्री या 22 डिग्री या 25 डिग्री जो भी रखना, उसके पैरामीटर हैं कुछ, वो मुझे पता नहीं। हम्म। बट ये है कि जब भी नेगेटिव में टेम्परेचर जाता है, वो अपने आप हीटर एक्टिवेट हो जाता है, और जब टेम्परेचर पॉजिटिव में आता है तो वो हीटर अपने आप बंद हो जाता है। तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। हाँ, शायद मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, तो ये करंट टेम्परेचर है जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे -2 डिग्री टेम्परेचर है। बिल्कुल, तो बहुत ही ज्यादा ठंड है बाहर, और आप जैसे अंदर जो बैठे हैं बिल्कुल शर्ट शर्ट में बैठे हैं। अच्छा, आप ये बताइए अमित कि हैप्पीएस्ट कंट्री क्यों बोला जाता है फिनलैंड को? हाँ, इसके 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 लिए थोड़ा सा एक मजेदार किस्सा है। जब मैं फिनलैंड में आया तो मुझे पता था कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश में जा रहा हूँ। हम्म। तो एज ए क्यूरियोसिटी रहता है कि मैंने सबसे पहले तो यहाँ के लोगों से पूछा, हे यारी मैन, योर कंट्री इज सो हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सो व्हाट्स द रीजन फॉर इट? I don't know. That guy told, "Hey, Amit, maybe due to the ice hockey team or something." My, come on, guys. Like, I just thought you are very logical people. Like, what shit you are talking? Actually, give me some real answer. क्यों भी So, सब। मेरा मैनेजर कुछ वहां पे सुन रहा था साइड में, हम्म। कि माँ यारी ने तो मुझे कोई अच्छा आंसर दिया नहीं। सपो, आप बताइए कि आप क्यों समझते हैं कि आपका सबसे ज्यादा खुशहाल देश है? तो उन्होंने बड़ा ही ब्यूटीफुल आंसर दिया मुझे हम्म। कि अमित, आई थिंक हम जितनी चीजें परमात्मा ने हमें दी हैं, या कम है या ज्यादा, हम उसी में खुश हैं। सेटिस्फाई है कि जितना मिल यस। रहा है यू आर हैप्पी इन इट। ये नहीं कि भाई जैसे कि डिमांड होती है अंदर कि भाई अब मेरे पास छोटी गाड़ी है, छोटी नहीं बड़ी होनी चाहिए, बड़ी आ जाती है फिर अरे नहीं मेरे पास तो और ज्यादा पैसा होना चाहिए। तो सेटिस्फाई है वहां पर लोग जितना उनके पास है, आई थिंक। और बहुत ज्यादा, और कुछ नई चीज की कोई डिमांड नहीं है, और दिखावा नाम की मुझे कोई भी चीज यहाँ तक लगा नहीं। जैसे अपने वहां पे होता है कि अरे मेरे पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी गाड़ी है,
यहाँ पे कोई दिखावा नहीं है लोगों के पास। लोग इतनी और आपके पास यदि जितनी जितनी बड़ी गाड़ी है आपके पास, उसकी उतनी वैल्यू, और आपकी वैल्यू जो है रोड पे उतनी कम है। लेकिन पैदल चल रहे हैं आप इस देश में, सबसे ज्यादा वैल्यू पैदल चलने वाले आदमी की है। कमाल की बात है ये। बढ़िया है। और मतलब कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है अगर आप वहाँ और यहाँ का कंपैरिजन करो तो? आपकी जो एजुकेशन आई थिंक इंडिया से ही हुई है, तो आपको और इंडिया में और वहाँ पे क्या फर्क लगता है? देखो, इस पे मैं दो दो पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा आप लोगों को। पहली बात तो यह है, इंडिया और एजुकेशन के बारे में स्पेशली हमारी एक सोच होती है कि हमें बाहर की चीजें सबको अच्छी लगती हैं ना, विदेश की चीजें सबको अच्छी लगती हैं, अरे विदेश ये है वो है ना। लेकिन हर एक चीज के अपने फायदे, हर एक चीज के अपने नुकसान हैं। एजुकेशन सिस्टम में यदि उसके बारे में बोलूं तो क्या मुझे अच्छा लगता है कि एजुकेशन यहाँ पे सबकी फ्री है एक्चुअली, सबसे बड़ी बात। आप बोलोगे फिर इंडिया में बहुत खर्चा है एजुकेशन का। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा कॉस्टली चीज आज के टाइम में एजुकेशन है इंडिया में। यहाँ पे तो नर्सरी के बच्चे की कम से कम 3,000 के आसपास जो है फीस है। और एक सिंपल से अगर छोटे से गांव की बात करें, एक नॉर्मल, और दिल्ली या फिर मेट्रो सिटी की तो आप बात छोड़ ही दो, वहाँ तो लाखों में एडमिशन होते हैं और फीस भी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, और जिस जिस हिसाब से जैसे आपने बोला कि यहाँ पे 3,000 रुपए तो एक मिनिमम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल की बात कर रहे हैं। और आप बोल रहे हो कि दिल्ली और मेट्रोपोलिस सिटीज में तो मतलब पूछो ही मत। और एक वो बताओ आप, डिफरेंस क्या है कि एजुकेशन की क्वालिटी में इतना डिफरेंस क्यों? एक बच्चा जो बेचारा नॉर्मल स्कूल से पढ़ा है 3,000 वाले स्कूल से, और एक 30,000 वाले स्कूल से पढ़ा है, राइट, उसका डिफरेंस होगा एजुकेशन में। बिल्कुल। क्योंकि उसकी एक एडवांटेजेस क्या होगी कि वो अमीर परिवार में पैदा हो गया, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया लाइफ में। क्योंकि वो अमीर परिवार में पैदा हो गया, उससे वो हमेशा एडवांटेज में रहेगा, उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे पैसे कमाएगा, अच्छा करियर बनाएगा। लेकिन जो बेचारा गरीब घर में पैदा हुआ, उसका नुकसान क्या था? तो उससे क्या है कि मुझे ये बाइसनेस लगता है इंडिया में। बिल्कुल। कि इतना डिफरेंस क्यों यार? सबको इक्वल एजुकेशन दे दो, कि आप गरीब हो या अमीर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गरीब पैदा हुए हो, मरोगे नहीं, राइट, उसकी गारंटी नहीं है। पर यहाँ पे क्या है, फिनलैंड में आप किसी भी फैमिली बैकग्राउंड, किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आए या ना आए, आपका एजुकेशन हम फ्री में देंगे, और बाकी आपकी जिंदगी में जो पोटेंशियल, उस हिसाब से आप जिंदगी में ग्रो करेंगे। मतलब कि एजुकेशन सबको बराबर मिलेगी, फिर आपके डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी, आपके कैलिबर, आपके टैलेंट, आपकी कैपेबिलिटीज पे। यस। तो ये बढ़िया लगा मुझे वहाँ पर एज कंपेयर टू आवर कंट्री। और सबसे जो पसंदीदा जो टॉपिक रहता वो रहता फूड। फूड में आपको कैसा लगा? इंडिया में आप तो हरियाणा से बिलोंग करते हो, दूध दही का खाना खाने वाला जब एक आदमी पहुंचता है फिनलैंड में, तो उसको क्या क्या मतलब के मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? देखो, सबसे सबसे बड़ी बात फूड की, सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगा कि मैं वेजिटेरियन हूँ। आप वेजिटेरियन? वेजिटेरियन आदमी का मेरे ख्याल में इंडिया में छोड़ के या हरियाणा में छोड़ के पूरी दुनिया में कोई स्कोप नहीं। हाँ, बोलो कि जहाँ पे जा लो उनको नॉनवेज खाना ही मिलता है, रोटी ये सब तो मिलती है ही नहीं। तो हाँ, लेकिन जब बात आप हरियाणा के करते हो कि हरियाणा में दूध दही का खाना, दूध यहाँ अच्छा मिलता है, एकदम फ्रेश मिलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, दही बहुत ही हाई क्वालिटी की मिलती है। अपने इंडिया से भी मैं कहूंगा कि 40 या 50% अच्छी क्वालिटी की दही मिलती है। उसमें प्योर प्रोटीन ही रहेगा, उसमें पानी वगैरह कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, लाइक यदि आपको मतलब जैसे समोसा, चाट, पापड़ी और ये सब खाना है, ठेले पे खाना है, स्ट्रीट फूड पे खाना है, वो इस तरह की, बहुत से लोग मेरे दोस्त भी पूछते हैं कि यार अमित, वहां पे कहीं समोसा नहीं मिलता क्या, चाट पकौड़े नहीं मिलते क्या? आप एक बात समझिए, वो इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है इस देश का, हमारा जैसा हम सोचते हैं। गोलगप्पे खाए आपको कितने दिन हो गए ये बताइए आप? मैं जब से फिनलैंड आया हूँ। तो ठीक और है। आप पूछेंगे कब कब तक नहीं खाएंगे, शायद जब तक फिनलैंड हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है। और तो फिर क्या क्या यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह सब है, इंडियन वगैरह ये सब? हाँ, इंडियन रेस्टोरेंट हैं, बट आप वो इतने महंगे हैं कि आप उनको डेली तो अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, कभी ओकेजनली खा सकते हो, क्योंकि यदि आपको मैं बताऊं तो एक इंडियन रेस्टोरेंट पे एक टाइम का खाना 22 यूरो का है। अब 22 यूरो को आप
85 से गुना करके देख लीजिए कितना पैसा बनता है। वो एक टाइम के खाने का है, मतलब ऑलमोस्ट ये 2,000 रुपए के आसपास 2,000 रुपए के आपका एक टाइम का खर्चा है। शायद इंडिया में 2,000 रुपए में तो आप 4 दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते पार्टी कर सकते हैं, बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और वो भी खुश हो जाएंगे बहुत ही कि भाई ये तो हरियाणा में जैसे वो है इतने में तो मुरथल में काफी आपके वहाँ है ना, सोनीपत में मुरथल में ढाबे, वहां पर भी हाँ मतलब पेट। ये तो सोनीपत या हरियाणा का क्या, तो नेशनल लेवल का मतलब रेस्टोरेंट है, वो तो बहुत ही फेमस जगह है, तो फेमस या उस हिसाब से वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस है। अफोर्डेबल है वहाँ पे। तो फूड की बात हो गई, और नेचर कैसा है लोगों का वहाँ पर, हरियाणा के जैसे लोग हैं, बात बात पे यहाँ पे लड़ाई हो जाती है, वहाँ पे भी ऐसा ही आपको देखने को मिलता है कि स्ट्रीट फाइट ये सब गाड़ी मेरी ओवरटेक मुझे कर ली ये सब? नहीं नहीं नहीं, गाड़ी जो ओवरटोक है यहाँ पे, मेरे ख्याल से ट्रैफिक रूल इतने स्ट्रिक्ट हैं, और मेरे ख्याल में कोई भी आदमी आपको कभी भी मतलब ओवरराइड या कोई भी गलत ट्रैफिक रूल के हिसाब से नहीं चलता मिलेगा। हम्म। जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि ट्रैफिक रूल के मामले में कि जो गाड़ी, एक बंदा BMW या मर्सिडीज में बैठा है उसकी वैल्यू कम है। क्यों कम है? यदि जेब्रा क्रॉसिंग है कहीं पे भी, और यदि कोई भी पेडेस्ट्रियन पेडेस्ट्रियन पैदल चलो एक इंग्लिश का वर्ड है, मतलब पैदल चलने वाले लोगों के लिए जो रास्ता बनाया होता है, यदि वो कोई गुजर रहा है वहां से, आपको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ेगी, हम्म। क्योंकि उस आदमी की प्रायोरिटी पहले है क्रॉस करने की, आपकी गाड़ी की बाद में। हाँ मतलब कि वो बाहर तो ठंड भी बहुत ज्यादा होगी, और गाड़ी के अंदर आराम से वो बैठा हुआ है तो एसी वगैरह चलाया हुआ होगा, तो आई थिंक उसको ही देनी चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में ये ठंड की बात नहीं है, गर्मियां भी बहुत पड़ती हैं। लोगों को एक परसेप्शन है कि फिनलैंड तो बस यहाँ पे तो बस सर्दी होती है, बर्फ ही गिरती है, यहाँ पे तो गर्मी होती नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं अप्रैल में आया था, इतनी ज्यादा गर्मी होती है इसकी कोई हद नहीं है एक्चुअली। अच्छा अच्छा। इतनी गर्मी होती है कि आपको सारे दरवाजे खिड़की घर के खोलने पड़ते हैं, और आपको सोचता कि घर से बाहर निकलूं, मैं कहीं बाहर रहूं कि मेरे को थोड़ा सा ठंडक मिले। ठंडक मिले। और इतना ज्यादा गर्मी रहती है कि मतलब मेरे को तो मतलब एक बार चक्कर आके मैं गिर गया एक्चुअली, कैन यू बिलीव अच्छा अच्छा। इट? तो ट्रैफिक का कोई लेना देना गर्मी या सर्दी से नहीं है, वो रूल है, और वो बनाए हुए हैं कि पैदल चलने वाले की प्रायोरिटी पहले है और गाड़ी वाले की बाद में। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है? जैसे कि हमारे यहाँ हरियाणा वगैरह में कई बार एग्जाम वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, तो बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है बस में, रेलवे में, तो वहां पर कैसा मतलब कि सिस्टम है? देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मेरे ख्याल में हम यूरोप का और इंडिया का कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि मेरे ख्याल में पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जो डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, हम्म। जो कि मेरे अपने एक्सपीरियंस में, मैं काफी यूरोप के पहले भी बहुत से देशों में आया हूँ, हम्म। और ऐसा मतलब माइंड ब्लोइंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सिस्टम मैंने अपने देश में कहीं नहीं देखा। अपने में। क्योंकि उसमें ये 3 मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट होता है हमेशा। हम्म। पहला तो ये लोग ट्रैम चलाते हैं। ट्रैम क्या होती है? एक काइंड ऑफ, आप ये लगा लो 4 डिब्बों की छोटी सी ट्रेन जो सिटी के बीच से गुजरेगी। हम्म। तो मतलब वो काफी कुछ तो वो एरिया कवर हो जाता है, और बाकी हर 5 मिनट बाद बस आती है यहाँ पे। और बस में मतलब वहाँ पे हीटर रहते हैं, यदि सर्दी है तो ऐसा नहीं है, आप बस के अंदर जाएंगे तो एकदम गर्म होगी बस, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे ठंड लगेगी ऐसा कुछ। हर 5 मिनट बाद बस आएगी, और वो हर स्टेशन पे आपको वहाँ पे बटन दबा के आप उसको रोक सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप, कुछ ऐसा सिस्टम है, हर सीट के सामने 2-2 बटन होते हैं, हर पैसेंजर के लिए जो भी बटन दबाएगा उस हिसाब से वो आपके स्टॉप पे रुक जाएगी, और आप ऐसे भीड़ ट्रांसपोर्ट रहती कर है वहां सकते पे हो। बसों में? हाँ, ये क्वेश्चन एक ऐसा है कि मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि यहाँ पे पता नहीं क्यों, जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कभी भी जाता हूँ, हम्म। मान लो 2 सीट होती हैं इंडिया में, राइट? हम्म। तो इंडिया में 2 सीट होती हैं, तो हम कोई भी एक सीट खाली हम जाके वहां बैठ जाते हैं। हम्म। फिनलैंड में ऐसा नहीं होता। अच्छा। यदि आप एक सीट पे बैठे हैं, हम्म। आपके पास आके कोई नहीं बैठेगा। अच्छा। वो सीट खाली है, आपके सीट आपके नेक्स्ट खाली टू है, वो आपकी सीट खाली है, है। वो आएगा नहीं, वो आएगा यहाँ नहीं। यहाँ पे तो ऐसा होता है कि दो बैठे हैं तभी धक्का मार के भाई तीसरे को एडजस्ट और कर ले। नहीं नहीं, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं बैठा हुआ था ऐसे ही बस में, मतलब सारी सीटें भरी हुई थी, हम्म। और मुझे पता था कि मेरे साथ कोई आके बैठेगा नहीं, तो मैंने अपने दूसरी सीट पे अपना बैग रख दिया। हम्म। तो एक लड़की मेरे पास आई, हम्म। तो वो कुछ अपनी फिनिश लैंग्वेज में बोलने लगी। लैंग्वेज में बोले कुछ मुझे आपको। समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि, मैंने बोला कि यार आप इंग्लिश में बात कीजिए।
मुझे फिनिश समझ में नहीं आती है। English? उन्होंने इंग्लिश में मुझे बताया कि क्या मैं आपके साथ यहाँ पे बैठ सकती हूँ। मतलब आई वाज शॉक्ड यार, देश तुम्हारा, बस तुम्हारी, साला सीट तुम्हारी, मैं कौन होता हूँ ये डिसाइड करने वाला आप मेरे साथ बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं, और ये सीट खाली पड़ी है, आपका राइट है इस पे, आगे बैठिए, अब मुझसे पूछ क्यों रहे हैं। पर ये क्वालिटी है लोगों की, ये क्वालिटी बताता हूँ मैं आप लोगों को कि बेशक मैं एक विदेशी आदमी हूँ, बाहर का आदमी हूँ, ये इतना रिस्पेक्ट देते हैं पर्सनल स्पेस को कि मेरे लिए मैटर करती है आपकी ओपिनियन। आपकी परमिशन के बगैर मैं आपकी साइड में नहीं बैठूंगा या बैठूंगी। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो नेचर वहाँ पे लोगों का अच्छा है, आई थिंक, जैसे आपने बताया। नहीं, ये बहुत ही गहरा पॉइंट है एक्चुअली। इस पे थोड़ा लाइट मैं इसलिए डालना चाहूंगा क्योंकि मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हो, अतिशोक्ति अलंकार लगेगा आप लोगों को, पर काफी हद तक सच है कि पूरी पृथ्वी पे इनसे ईमानदार, इनसे ऑनेस्ट लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ अपने 6 या 7 महीने के एक्सपीरियंस से इस देश में रहने के। बिजली जाती है वहां पे? ये देखिए, ये एक इंडिया का कॉन्सेप्ट है, बिजली जाना ना जाना। यहाँ पे जब से मैं आया हूँ मुझे नहीं लगा कभी 1 सेकंड कभी कट बिजली एक का सेकंड होगा। में बिजली नहीं गई? नहीं जाती है। एंजॉय कैसे करते हैं आप? एंजॉय देखिए, यहाँ पे एंजॉय के काफी 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 कुछ होता है एंजॉय का, सोशल क्योंकि गैदरिंग ये सब होती है, कुछ पार्टियां वगैरह ये सब? बहुत ज्यादा, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते। हम्म यदि आप अपना कैलेंडर या अपनी किसी इवेंट पे यदि आप प्लान करेंगे तो मेरे ख्याल में आप इतने ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, आपके पास टाइम ही नहीं है। इतने सोशल हो सकते हैं आप चाहें तो। लोग लगता है कि अरे नहीं, लोगों में तो वहां तो सोशल लाइफ नहीं होती होगी। सवाल ये नहीं है कि विदेशों में सोशल लाइफ है कि नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आप बनाना चाहते हैं सोशल लाइफ, और आप बनाना चाहते हैं तो रिसोर्सेज अवेलेबल है, भर भर के अवेलेबल है। तो बंदे पे डिपेंड करता है वो कैसा है। इफ यू वांट टू एंजॉय ही कैन फाइंड प्लेसेस। हाँ, आपको थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी, यदि इंट्रोवर्ट है तो आउटगोइंग बनानी पड़ेगी, और आउटगोइंग है तो आपके लिए मुझे नहीं लगता कोई समस्या है। कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऑफिस लाइफ कैसी है वहाँ पे एज कम्पेयर? आप आई थिंक बेंगलोर में भी आपने काम किया है, दिल्ली में भी आपने काम किया है, तो आपको इंडिया और फिनलैंड, यूरोप में क्या मतलब कि ऑफिस लाइफ में या बिहेवियर में ऑफ पीपल क्या आपको डिफरेंस लगा? आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि इंडिया और यूरोप के वर्किंग कल्चर में क्या वर्किंग कल्चर। डिफरेंस है। मैं आपको ये कहूंगा बेंगलोर और दिल्ली के वर्किंग कल्चर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले उसको डिस्कस करते सबसे हैं। पहले आप उसके बारे में बता दीजिए। बेंगलोर बेंगलोर और दिल्ली के कल्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दिल्ली का जितना भी वर्किंग कल्चर मुझे लगा बहुत ही अनप्रोफेशनल है। अनप्रोफेशनल यानी कि ज्यादा बहुत ही अपने बहुत ही बॉस अनप्रोफेशनल वो है। करना पड़ता है, मतलब कि हाय हेलो सर, ये सर, वो सर, ओके सर, छुट्टी दे दो सर, ये सब। हाँ, मतलब आप जिसको अपनी देसी भाषा में अपना चटाई बोलते हैं वही चलता रहता है। हाँ, अभी हद तक आप सही बोली। बिल्कुल। क्योंकि मतलब आई एम द बॉस हियर एंड इफ यू डोंट पे मी द रिस्पेक्ट और समथिंग, सो मींस तुम्हारी सैलरी बढ़ने में दिक्कत आएगी, तुम्हारे करियर ग्रोथ में दिक्कत आएगी। बेंगलोर में ऐसा नहीं है। बेंगलोर में काफी लोग प्रोफेशनल हैं, और बेंगलोर की जितनी भी मीटिंग होती है वो इंग्लिश में होती हैं, लेकिन दिल्ली में मैंने नहीं पाया। दिल्ली में हिंदी में बातें चलती रहती हैं, और वहां पे तो गालियां भी चल जाती है मीटिंग में। तो यस, थोड़ा सा है, मतलब कि दिल्ली लाइफ और ये तो दिल्ली और बेंगलोर के वर्किंग एनवायरनमेंट में है। और अब चलो बेस्ट टू बेस्ट कंपेयर करते हैं, बेंगलोर टू यूरोप में क्या डिफरेंस है। बेंगलोर टू बेंगलोर फिर भी है तो इंडिया में ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। वही लोग तो हैं माइंड माइंड वही वो लोग नहीं है, पर माइंडसेट फिर भी 30 से 40% तो सेम ही रहता है एक्चुअली, किसी भी कंट्री चाहे बिलोंग। वहां पे भी मेरे को बेंगलोर में भी थोड़ा सा ज्यादा ऐसा ही रहा कि थोड़ा सा बाइसनेस थोड़ा हर जगह रहती है। इंसान इंसान है एक्चुअली, समझ रहे हो। बट फिनलैंड में क्या पाया कि मुझे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है लोग, वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड पीपल। एक हर चीज का एक प्रोसेस है, उसी को फॉलो करेंगे हम।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मेरी कुछ काम ऐसा है कि मुझे कई बार अपने सर्वर्स को विजिट करना पड़ता है, तो उसमें मेरा एक सैंडल आता है यहाँ पे। वो एक्चुअली मतलब काइंड ऑफ बहुत ही महंगे सैंडल होते हैं, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज होता है उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको तो पता ही हम इंडियंस की आदत क्या है कि अरे छोड़ो, अभी जो जूते पहने हुए हैं उसी से चलते हैं ना, क्या होगा, आज आज ही थोड़ी ना करंट लगेगा, बाद में देखेंगे। जनरली हम ऐसे हैं। तो मेरे मैनेजर ने बोला कि कोई आएगा आज टीम पे तो आप अपना सैंडल वगैरह पहन के रखना, और हो सकता है ऑडिट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो उसके बाद ऑडिट में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो मैंने बोला कि अरे यार मैनेजर से मैंने पूछा कि मैं यही जूते पहन के जा रहा हूँ, आया क्या कोई? कह रहा बात ये नहीं है को आया है कि नहीं आया, ये प्रोसेस है, पहनना ही है, और 2 मिनट लगेगा तुझे जूते चेंज करने में, दिक्कत क्या है तेरे को? इंडिया के लोग बहुत ही ज्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड। आलसी भी बोल सकते हो आप। हाँ, इंडिया में कोई बंदा होता तो बोला हाँ ठीक है ना, चला जा कोई नहीं देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पोल्यूशन कैसा है वहाँ पे? जैसे कि अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, यहाँ पे अब जब कटाई होती है धान की, स्टबल बर्निंग ये सब होती है अराउंड दिवाली, तो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। अगर हम दिल्ली, अब तो छोटे जो गांव हैं वहाँ पर भी इतना पोल्यूशन हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। तो पोल्यूशन आपको कैसा लगा इंडिया के और फिनलैंड में? नहीं, आप बोल रहे हैं पोल्यूशन कैसा है, सवाल मुझे लगता है आपको ये पूछना चाहिए पोल्यूशन है कि नहीं। पोल्यूशन है कि नहीं? है ही नहीं कुछ। है ही नहीं, पोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है वहाँ पे। पोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है। फ्रेश एयर है। आपको दुनिया का सबसे बेस्ट जो एयर है और ऑक्सीजन है वो यहाँ आपको फ्री मिलता है। फ्री मिलता है। यहाँ पर तो इंडिया में तो वो कई बार वो बोतल में आती है ऑक्सीजन बढ़िया। अगर वो जाते हैं ना कि लेह लद्दाख वहाँ पे चले केदारनाथ वगैरह में चले गए, ऑक्सीजन वगैरह की दिक्कत हो जाती है, तो सील बोतल में आती है ऑक्सीजन। तो वो जो नहीं 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 नहीं, ऑक्सीजन यहाँ है। पे पोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं, जैसे उस पे आपने हाईलाइट उसके थोड़ा डिटेल में हम बात नहीं कर पाए कि आप नाइट लाइफ या पार्टी नाइट वगैरह लाइफ के कैसे बारे क्या रहता है ना। में क्लब वगैरह है तो वहाँ पे? हाँ, क्लब 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 ये नहीं होंगे तो यहाँ मर जाएंगे लोग, एक्चुअली यहाँ पे जरूरत है, क्लब होना चाहिए। उसका कारण है, एक तो इंडिया में देखो थोड़ी सी मुझे क्या लगता है सोच ये रहती है लोगों की, कोई लड़का या लड़की क्लब में जाता है तो वो अच्छे घर का नहीं है, अरे ये अच्छे घर की लड़की नहीं हाँ है कि क्लब भाई यहाँ जाती है, पे ये जो है अच्छे घर का लोग लड़का नहीं है क्लब नहीं जाता है। लौंडा राइट। बिगड़ गया भाई, क्लब वगैरह जाने लग गया भाई। हाँ, और लौंडिया तो चली जाए तो बस पूछो मत, मतलब मुझे लगता नहीं इंडिया में उसकी शादी हो पाएगी, उस किसी को पता चल हाँ। गया कि क्लब जाती है। हम्म। राइट। बट मुझे समझ में नहीं आता इस सेंटेंस का आंसर मैं एक ही लाइन में दे दूं, यहाँ की तो प्रधानमंत्री क्लब में जाती है। हाँ, कुछ सुना कंट्रोवर्सी वगैरह हो गई थी वो हाँ, आप बीजेपी। लोगों ने शायद वो वीडियो ये देखा होगा कि यहाँ की फिनलैंड की प्रधानमंत्री हाँ। मतलब किसी पार्टी में डांस कर रही थी। तो उस पे मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कल्चर जो है, कोई क्लब में जाना या ना जाना को अच्छा खानदान या बुरे खानदान के रिप्रेजेंट नहीं करता। हम्म। यहाँ पे या तो आप अच्छे खानदान के आदमी हैं या औरत हैं, या अच्छे खानदान के नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब क्लब में जाते हैं यहाँ पे। सब लोग। कल्चर है इनका। इनका कल्चर इसलिए है कि ये मंडे टू फ्राइडे बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं। और यहाँ पे यदि आपको मैं बोलूं कि मेरा कोई दोस्त होगा फिनिश आदमी, जैसे मैं आपको बोलूंगा अरे प्रेमजीत यार आज चलो चाय पीने जाते हैं, आप आ जाएंगे मेरे साथ चाय पीने, राइट। लेकिन बिल्कुल। यदि मैं फिनलैंड में बोलूंगा किसी बंदे को यार जस्ट मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ और वी हैव ए कॉफी टुगेदर, तो मुझे बोलेगा वो, जैसे कि आज 18 नवंबर है हम बात कर रहे हैं, तो वो बोलेगा नहीं अमित, वो 26 दिसंबर को दोपहर के बाद 4 बजे के बाद मेरा स्लॉट फ्री है, उस टाइम पे हम कॉफी। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है आपको अपने फ्रेंड अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे क्या है, सोशल लाइफ उस हिसाब से नहीं है, तो पर क्या करोगे, लेकिन इन्होंने अपना सैटरडे संडे सोशल लाइफ बना रखी है। सैटरडे संडे आप क्लब में जाओ, वहां पे आप बात करो, किसी से बात करो, मिलो जुलो। इसलिए यहाँ पे क्लब का जो कल्चर है या नाइट क्लब का कल्चर है वो इसलिए महत्वपूर्ण या इनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अपनी सोशल गैदरिंग को सिर्फ 2 दिन दिए हैं, सैटरडे और संडे हम सिर्फ सोशलाइज होंगे और विदाउट एनी अपॉइंटमेंट होंगे। विदाउट एनी, बट मंडे से हाँ, फ्राइडे काम करेंगे। बिल्कुल, वो कहता है ना वर्क हार्डर एंड पार्टी हार्डर। पूरा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं ये लोग, वेरी प्रोफेशनल। और कुछ और भी है यहाँ पे, जिम वगैरह कैसा है?
जिम वगैरह, डांस क्लब, ये सब कुछ है? हाँ, जिम जिम यहाँ पे पहली बात तो इंडिया की तरह नहीं है कि जिम का कोई ओनर है। यहाँ पे जिम 24 घंटे खुली रहती है। 24 आवर? यस। हम्म। और आप पूछेंगे अब कि फिर खुली रहती है तो कोई चोरी कर ले जाएगा, कोई घुस जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक सिस्टम रहता है, आपको कार्ड मिलता है जिसके एक्सेस से ही आप जिम के अंदर जा सकते हैं और एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। हम्म। और जब तक आपका क्या है, ऑटोमेटिक पेमेंट रहती है। ऐसा नहीं है कि हर महीने की फीस देनी है आपको, आपके क्रेडिट कार्ड से हर महीने पैसे कटता जाएगा जब तक कि आप उनको इन्फॉर्म ना कर दें कि मैं जिम छोड़ रहा हूँ। और जब आपने जिम छोड़ दिया तो कार्ड को डीएक्टिवेट करेंगे, आप उससे एंट्री नहीं ले सकते। हम्म। और मोस्टली वहाँ पे सारी मशीन्स रहती हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी दुनिया की ऐसी मशीन नहीं होगी कि वहाँ पे नहीं है। सारी की सारी जितनी भी मशीनें आपको अपने एक्सरसाइज या बॉडी की बिल्डिंग के लिए चाहिए, वो सारी की सारी मौजूद रहती हैं। तो ट्रेनर वगैरह है वहाँ पे भी? बढ़िया बढ़िया। ट्रेनर के बारे में मत पूछिए। मतलब मेरे किसी इंडियन फ्रेंड ने मुझे बोला कि यार अमित, तो जिम तो जा रहा है लेकिन तो एक काम कर, तू पर्सनल ट्रेनर ले ले, क्योंकि बॉडी उसमें क्या है ना, एक्चुअली सही से बनती है यार। सही से बनते भाई, मतलब खुद एक से हो नहीं प्रोफेशनल पाते। जब हेल्प लेते हो तो कुछ बात है। हम्म। मैं यार इंडिया में कितने पैसे लेता है ट्रेनर? उसने बोला ये कुछ नहीं है, 5,000 रुपये महीना, हम्म। अच्छा ट्रेनर मिल जाएगा तेरे को। हम्म। मैं भी उसी जोश में गया फिनलैंड में कि भाई मुझे पर्सनल ट्रेनर दो जिम में। कह रहे ठीक है सर, अपॉइंटमेंट ले लो आप। साला चक्कर ही है ना, हर चीज के लिए अपॉइंटमेंट लेना है यहाँ पे तो। तो ना मेरा अपॉइंटमेंट मिला मुझे, 1 हफ्ते के बाद की डेट मिली मुझे। उस बंदे ने बुलाया कि ठीक है, ऐसा ऐसा है सर, तो ये स्ट्रेचिंग होती है, ये होता है, वो होता है, वो एक्सप्लेन कर रहा है वो। मैं भाई तो मुद्दे पे आ, हम्म। पैसे कितने लेगा? तो उसने मेरे को, मैं डॉलर यूरो में नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताता हूँ इंडियन रुपीज में। तो उसने बोला 5,000। 5,000 रुपये कितने अरे मतलब? सही है यार, सही है यार, मैं शुरू करते हैं, मैं 5,000 रुपये महीना ना। करे नहीं सर, पर आवर। पर एक घंटे के 5,000 रुपये? भाई साहब। हाँ, कर लो एक्सरसाइज। तो पर्सनल ट्रेनर रही वहां पे बन के चले जाना चाहिए आई थिंक जो। नहीं, मेरे ख्याल में जो पर्सनल ट्रेनर यहाँ पे ये लोग आते हैं, तो मैंने देखा ये यूनिवर्सिटी से एक्चुअली मास्टर या बैचलर डिग्री लेते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग या फिजिक्स, हम्म। हर चीज प्रोफेशनल है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। वो तो मतलब 5 साल की वो डिग्री करके आते हैं। डिग्री करके और और यहाँ पे ये नहीं है आपने, मैं इंडिया की किसी जिम में जाता था, मेरा ट्रेनर बोलता था कुछ नहीं, ऐसे करके ऐसे कर ले। हम्म। यहाँ पे ट्रेनर क्या बोलता है कि ये मसल है, ये मसल है, ये मसल है, अब हम इस मसल पे काम कर रहे हैं, यदि हम इतने डिग्री पे इंक्लाइन होंगे और 45 डिग्री से ऐसे मूवमेंट लेंगे तो सबसे ज्यादा जोर इस मसल पे पड़ेगा, और इस मसल पे जोर पड़ेगा तो ये मसल टूटेगी, टूटेगी तो ये ग्रो स्ट्रोंगर करेगी। तो हर चीज वो लॉजिक से समझाते हैं। तो शायद उसी बात का पैसा है। पेट्रोल प्राइस वहां पे कितना चल रहा है? इंडिया में तो 100 के आसपास चल रहा है। 2 यूरो पर लीटर चल रहा है। मतलब कि 160 रुपए लीटर, है ना? हम्म। पेट्रोल तो महंगा है, इंडिया में ही बढ़िया है। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कितना बोला आपने, 2 यूरो राइट। हम्म। ये आता है 170 रुपए के आसपास। 170 रुपये। आज का प्राइस 84 रुपीज है यूरो का। तो भाई इंडिया में इस बात में बढ़िया है, सस्ते में मिल रहा है अपने यहाँ पे पेट्रोल। सब हर चीज सब्सिडी है इंडिया में। यहाँ पे कोई मुझे पूछता है अरे ये चीज फिनलैंड में फ्री है क्या? फ्री कुछ नहीं है यहाँ पे। हम्म। जैसे मैंने आपको बताया एजुकेशन फ्री, एजुकेशन कुछ नहीं है। टैक्सेस सुने हैं आपने यहाँ के? हम्म। जितनी ज्यादा सैलरी उतनी ज्यादा टैक्स, जितने ज्यादा कमाओगे गवर्नमेंट उतनी ही आपसे छीनेगी। छीनेगी। तो फ्री कुछ नहीं है। वहां पे वो आते हैं आपके पास प्रैंक कॉल, जैसे कि यहाँ ये ले लो वो ले लो, बहुत सारे कॉल आते रहते हैं? नो नो नो, वैसा कोई सिस्टम नहीं है? ऐसा कोई भी यहाँ पे आपकी परमिशंस के बगैर आपको कोई कॉल नहीं कर सेल्स सकता। वाले नहीं कॉल करते हैं सर ये ले नहीं लो? नहीं, कोई कोई कॉल कर नहीं करता, बिल्कुल नहीं। और भी जो भी हमारे दर्शक हैं इस वीडियो को देख रहे हो, कुछ सवाल उन वो पूछना चाह रहे हो, नेक्स्ट सेशन के लिए हम जो है आप कमेंट में लिख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम इंस्टा आईडी ये सब डाल देंगे अमित चिकारा साहब की, ताकि आप जो है उनसे कनेक्ट कर सको। और जो भी अपने जो है डाउट है, कुछ भी आप फिनलैंड के बारे में पूछना चाह रहे हो, वीज़ा ये सब और कुछ,
इंफॉर्मेशन वहाँ के बारे में आपको चाहिए, तो आप जो है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मिल जाएगा लिंक, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। और आप कुछ कहना चाहोगे हरियाणा के दर्शकों को, या फिर इंडिया जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड आपको जो देख रहे हो? देखो यार, यही मैसेज रहेगा, यदि आपका कोई ड्रीम है तो ड्रीम कुछ भी हो सकता है। किसी का मतलब ओलंपिक में, स्पोर्ट्स में कुछ मेडल जीतना हो सकता है, किसी का एजुकेशन फील्ड में कुछ करना हो सकता है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। तो मतलब ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि यदि हम इंजीनियरिंग फील्ड में हम थोड़े बहुत यहाँ पे कामयाब हो गए तो आपको वही फॉलो करना है। तो फॉलो वो नहीं करना है, अपना ड्रीम फॉलो करना है और बस उसके पीछे लग जाना है। और कभी ना खास कभी जब आप कोशिश करते रहोगे तो सफलता परमात्मा आपको दे ही देता है। मेक ए टारगेट इन योर लाइफ एंड वर्क हार्ड टू अचीव। हाँ नहीं, वो इतना सिंपल नहीं रहता। जैसे मैंने उस जो भी अचीव किया है उसका बहुत बहुत गहरी वो थ्योरीज रहती हैं एक्चुअली। हम्म। उसमें फिर कभी आप इससे डिस्कस करेंगे कि हाँ, एक वीडियो में क्या इतना होता बोल हो, व्हाट इज के द संभव प्रोसेस। नहीं हो पाता है कि सारा का सारा हम लोग डिस्कस कर लें। यस यस, दैट्स ट्रू। चलो, इस सेशन में जो है पॉडकास्ट में हम लोग मिलते रहेंगे आपसे, जब भी आपके पास फ्री टाइम होगा, और जो है दर्शकों के कुछ सवाल होंगे तो आपसे जरूर पूछेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। इट्स माय प्लेजर। राम राम।